मैं हिंदू राष्ट्र टाइम्स से GS सचदेवा अपने सभी भारतीयों के हिंदू राष्ट्र टाइम्स की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार है, नमस्कार है। जो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको व्याख्यान देता हूं और आपके कमेंट्स मेरी तरफ आते हैं। इस चीज़ को आप ग्रुपों में शेयर करो। मैं हमेशा अध्ययन की ओर जोर देता हूं। आपको हमेशा अपनी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से भी संबंधित पूरे देश, पूरे विश्व और जो हमारे सीमावर्ती देश हैं उन पर नज़र आनी चाहिए, उनके क्रियाकलापों पे, क्योंकि उनके किए हुए संदेश, किया हुआ कोई भी जो परिवर्तन है वो सारा हमारे ऊपर असर करता है। चाइना को भी ले लो। चाइना हमेशा से, क्योंकि सबसे जनसंख्या में बड़ा देश होने के बाद भी उसकी हमेशा से नज़र जो है भारत पे, दूसरे पे लद्दाख है, इन घाटियों पे हमेशा रही है। गाँव का आक्रमण करके उन्होंने सबसे पहले भारत में घुसने की कोशिश की 1962 में और हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जगह है अक्साई चीन की, वो अपने कब्जे में ले ली। ये बातें सारी पुरानी हैं। मैं आज आपको चाइना से हटा के अपने नज़दीकी जो हमारे नेपाल क्षेत्र है, नेपाल की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जिसके KP शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री हैं। हमारा नेपाल से संबंध खाली एक बॉर्डर का नहीं है। हमारा नेपाल से संबंध इससे बहुत आगे है, सनातनी धर्म से भी है। वहाँ पशुपति नंदनाथ मंदिर है हिंदुओं, क्योंकि हिंदू भारत में जनसंख्या भी बहुत है। और दूसरा जो है वहाँ पे हमारे कट्टर हिंदू जो वहाँ पे महिलाएं हैं धर्म को मानने वाली। नेपाल की व्यवस्था ऐसी है कि उनका चाइना से मेल किसी भी आचार व्यवहार से बनता नहीं है। बॉर्डर से देखा जाए, उनकी सड़क का जो उनका समायोजन है, नेपाल से उनका कनेक्शन है पहुंचने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत भिन्न है। हमारा यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही बॉर्डर शुरू हो जाते हैं, सोनौली बॉर्डर है, और दूसरे हर जगह से नज़दीक है, बिहार से बॉर्डर सारे मिले हुए हैं नेपाल से। पहले के जो प्रधानमंत्री नेपाल की कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, मैं आपको उस शुरुआत में राजा का, जब ये यहाँ पे शासक वो रहे, राजा, उनका शासनकाल रहा, तो ऐसा नहीं था कि राजा के शासनकाल में हमारे भारत से उनके संबंध बड़े अच्छे थे, प्रगाढ़ संबंध थे। उसके बाद नेपाल की कम्युनिस्ट जो नेपाल कांग्रेस ही है वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी चली। एक बार यहाँ से आप प्रभावित देख लो कि अगर इनका पेट्रोल डीजल बंद कर दिया जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था और सड़कों पे कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, जाम हो जाएगी। ये बात को हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होता है, उच्च पदस्थ अधिकारी है, उनको समझना चाहिए। अब उन्होंने करा क्या कि जब इतने वर्षों का हमारा भारत का उनका मेल है, पीछे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 1.5 साल पहले वहाँ पे गए थे, जब ओली जी प्रधानमंत्री बने थे। 2 साल हो गए, क्योंकि अभी भी 2 साल से ये इनका कार्यकाल जो है 2-3 महीने ऊपर हो गया है। 2 साल के लिए बैठे थे ओली जी। और पुष्प कुमार दहल जो प्रचंड के नाम से हैं, वो अपना नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान हैं। एक पद जो प्रधानमंत्री का इनका था, तो इसको आप सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, और शायद ये पोस्ट भी है उनके पास। अब ये बात आती है, जो यहाँ के हमेशा से जो नेपाल का रहा आचरण रहा, हमारे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से, अंदाज़ा 3-4 साल से ये थोड़ा सा चाइना के प्रभाव में आ गया। पूरा नेपाल का क्षेत्र राजनीतिक भी, और उनकी बातों में आने से उनको ये प्रैक्टिकल ये सोचना चाहिए कि बिना हम हिंदुस्तान के नहीं चल सकते। कोई भी देश है, पड़ोसी देश से बिगाड़ना एक बहुत बड़ा घातक होता है। उनकी ना तो इतनी, भारत से तो खैर उनका मुकाबला नहीं हो सकता, मैं उस मुद्दे पे नहीं कह रहा। वैसे भारत और नेपाल की बात करना राजनीति में एक बहुत छोटी बात होगी। कहीं भी आप डिफेंस के माध्यम से देख लो, दूजे है, ये इनकी ना कोई ऐसी फौज है ना कुछ है, किसी देश का ये मुकाबला नहीं कर सकते। एक नेपाल का छोटा तराई का क्षेत्र है और अपने
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नाम से जो है इनमें लोग पर्यटक वगैरह जो है जाते हैं। चाइना के लोग भी जाते हैं, हिंदुस्तान के बहुत जो है वहाँ पे जाते थे। पीछे कैसीनो का व्यवसाय था उनका, और ये सारा जो टूरिज़्म है ख़राब होने से जो व्यवस्था थी, ये आप समझ लो कि भारत से लोग ही घूमने नेपाल में जाते थे। एक तो वहाँ वीज़ा का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप पहचान पत्र से जो उनका प्रवेश हो जाता था भारतीयों का, और उन वहाँ से भी जो आते थे उनके पास भी अपने पासपोर्ट हो या नहीं हो, एक आपस में डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने बनाया था कि भारत का नेपाल तक पहुँचते थे। टिकटें भी सस्ती थी, 10,000 की टिकट के ऊपर अगर आप ये मुंबई जाएंगे तो इतनी टिकट के ऊपर अगर आप यात्रा नेपाल में देखना है, किसी ने पशुपतिनाथ बुद्धा टेम्पल है ये देखने चले जाते करते अक्सर जो है। हमेशा आप ये देखो कि जो देश टूरिज़्म के प्रति उदासीन हो जाएगा तो उसको विदेशी मुद्रा की हमेशा कमी रहेगी। अब दुबई है, दुबई में आप ये देख लो कि सबसे ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से वहाँ घूमने आते हैं, तो उनको कभी विदेशी मुद्रा की दिक्कत नहीं रही, और उनके कानून भी बड़े सख्त हैं, और उनका जो डिसिप्लिन है ट्रैफिक को देख के चलो दुबई का, और ये सारा बहुत अच्छा है, लोग वहाँ जाते हैं। जहाँ तक नेपाल की बात है आज चर्चा के विषय में, वही पीछे जो KP शर्मा ओली जी ने चाइना से मिलके, जो चीन के साथ मिलके 2 क्षेत्र जो उन्होंने बताए हैं अपने, जो कि हमारे हैं, वो बॉर्डर्स पे जो गांव है वो इलाके हमारे हैं, जो इन्होंने काला पानी और वो चीज़ बताई थी, टोटल गलत है। ये इस तरह के मुद्दे उठा के नेपाल को कुछ नहीं मिलने वाला। उनको ये समझ होनी चाहिए कि नेपाल एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा देश है, जैसे भूटान है। इनको किसी भी बड़े मुल्क से अगर सहयोग से चलते रहेंगे तो मेन होती है जो जनता है। जनता हमेशा अपना प्रधानमंत्री चुनती है, अपने सांसद चुनती है, नीचे की नगर पालिकाएँ हैं, दूसरे हैं, तो वो चीज़ें अगर वो होएंगी चलेंगी, हिंदुत्व के प्रति अगर वो बिल्कुल उदासीन नहीं है अभी, लेकिन जो उनकी स्टार्ट प्रतिक्रिया है ओली जी के बयान, वो ये दिखा रही है कि वो चाइना के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और हिंदुस्तान को पीछे की ओर रखना चाह रहे हैं। जबकि छोटा देश बिना भारी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने अनुदान दिया, बड़ा कुछ अच्छा करते हैं। हमारा हमेशा मुल्क जो है भूटान को और इसको अपने साथ लेके चलना चाह रहा है, और लेना भी चाहिए। बात ये आ रही है कि जब तुम चाइना से मिल के उनके कहने के साथ पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, अब लड़ाई है हमारी गलवान घाटी की, वो चाइना से है, इससे नेपाल का कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने नेपाल को साथ तैयार करके राजनीतिक कुछ बयान दिए गए, जो बयान दिए गए टोटली वो गलत हैं, बिना किसी आधार के हैं। ये हर आदमी समझता है, नेपाली जो होगा वहाँ का वो भी समझता है। अब भारतीय से उनके संबंध में बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नेपाल की जो है जो डिशेस चलती है, नेपाली बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं भारत में, क्योंकि उनके वहाँ पे पढ़ाई का जो इतना बढ़िया वातावरण नहीं है, उनको गरीबी होने के कारण जो दूसरी है कंट्रियाँ हैं मॉडर्न, उसमें भी कतर है, लीबिया है, और ऐसी जगह के ऊपर जो वहाँ पे वो जाते हैं नौकरी करने के लिए मज़दूर के, तो आप ये देखो कि वहाँ की क्या उनकी पोजीशन है इस समय। हमेशा आदमी को एक देश की पोजीशन, एक अपने नागरिकों की जो है वर्तमान जो है कैसा जीवन है, इसके ऊपर हमेशा सोचना चाहिए। अब मैं इस बात पे आ रहा हूँ, जब तुम आज की हमारी चाइना से अगर कोई राजनीति परिप्रेक्ष्य में कोई परेशानियां हैं, बॉर्डर की है, कुछ है, वो चाइना तो हमेशा से दूसरे मुल्क पे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है हमला करता रहता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का। उसने जैसे ठेका ले रखा है चाइना ने, और वो अपना सारी कंट्रियों को जो है एक्सपोर्ट करता है। अब उसके आने वाले समय में जब हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया है, तो आप ये देख रहे हैं हिंदुस्तान में बड़ी इंडस्ट्री ऐसे लगेंगी, और वहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 4% जो है यहाँ पे जो स्पेशलिटी केमिकल है जिसमें श्रीराम फाइबर कंपनी है वो बनाती है, तो 4% की, और बाकी सारा जो है टोटल वर्ल्ड का 40% जो है आप ये समझ लो कि चाइना उस केमिकल को बनाता है। जब हम 4% से अगर हमें वहाँ की हमने आयात कम कर दिया, तो केमिकल की पोजीशन जो है हमारी, इनके ऊपर आत्मनिर्भरता पूरी नहीं है कि हम सिर्फ उनके बिना चल नहीं सकते। कई क्षेत्र हैं, दूर संचार के हैं, टेलीकॉम हैं,
और जो उपकरण हैं जो मोटरसाइकिल वगैरह में लगते हैं, कई छोटी छोटी चीज़ें हम शुरू से छोटी और बड़ी मंगाते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ भी एक व्यापारिक समझौता चाइना के साथ रहा और यूरोप के साथ भी, जापान है हमारे, साउथ कोरिया है, उनके साथ अच्छे संबंध रहे। भारत के सब देशों से अच्छे संबंध हैं। अब चाइना से माल बहुत आता था, थोड़ा सस्ता होता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ता होने के बाद जीएसटी लगता है, जीएसटी के बाद एक रेंज का आता है फिर भी सस्ता होता है, चलो मान लिया। लेकिन जब एक हिंदू भारत का ये सोच लेगा कि मुझे उसका टिकटॉक यूज़ नहीं करना, मुझे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, तो वो कर देगा, क्योंकि हिंदू बहुत परिपक्व हो चुका है, कट्टर हो चुके हैं। वो मोदी जी की बात पूरी समझ आती है उनको। अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता का जो नारा है उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है। और आगे आप देखना आने वाले समय में, इन 4 सालों में मैं आपको दिखा दूँगा कि आत्मनिर्भर के क्षेत्र में ये पहुँचेगा। ऐसी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी जो चाइना से उठ के भी यहाँ आएंगी। तो जहाँ तक चाइना और हमारा मुद्दा, इसमें नेपाल को बीच में नहीं आना चाहिए। अब मैं बिल्कुल मेरी लास्ट तक आप जो है वीडियो देखना, 4 मिनट के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ इस समय ओली जी की वहाँ क्या पोजीशन है। जब आप वहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं, अगर एक प्रधानमंत्री ये बात नहीं सोचता तो उसका अल्प समय, राजनीति का अंतिम समय आ चुका है। आप ये देखना, अल्पमत सरकार आ चुकी है उनकी, 2 साल तक उन्होंने करना था उनके मुद्दों के तहत, जो प्रचंड और इनके और जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के में आपस में तय हुआ था, जो समझौता हुआ था। लेकिन ये सिर्फ अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की एक पोस्ट को बचाने के लिए, आप उसमें रहने के लिए इन्होंने वहाँ पे जो है इस चीज़ का कम्युनिस्ट की तरफ से आके चाइना की तरफ आ गए हैं। लेकिन इसके विद्रोह आप ये देखो कौन कौन कर रहे हैं। माधव कुमार नेपाल और आपके जो है पुष्प कुमार दहल तो इनमें हैं ही हैं। लेकिन इसमें आप ये देखो कि जो खनन है, तो झालावाड़ खनन है, वो इनके साथ है, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हमेशा नागरिक बटे होते हैं, वोट बटे होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। माधव कुमार नेपाल के साथ अपनी वोट्स होते हैं, प्रचंड के साथ अपना एक बहुतायत रूप से जो है एक जन सैलाब होता है। तो ओली जी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही इन सब का नेपाल का मैं संभाल सकता हूँ। इस समय नेपाल की जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और हिंदुस्तान में भी थोड़ा हाथ उनका खींच लिया है। अब आप देखना, अगर हिंदुस्तान उनका हाथ खींच लेगा तो उनके हालात कहाँ तक पहुँचे। भुखमरी की कगार पे पहुँच जाएगा, पेट्रोल मिलेगा नहीं, दाल वहाँ पे 700 रुपये नेपाली 1 किलो चल रही है, 600 रुपये दाल से जो है आप ये समझो दाल महंगी है, और 600 रुपये लीटर अगर वहाँ पे पेट्रोल 1 लीटर मिलेगा तो क्या वहाँ का परिवहन व्यवस्था चलेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन चलेगी। बहुत हालात ख़राब हैं। जो चीज़ें हैं सारी यहीं से जाती हैं। यहाँ डाबर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रिटानिया के हैं, पार्ले जी वहाँ मिलता है, रस मिलते हैं, सब चीज़ें हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी वहाँ जाती है। हीरो होंडा से लेके सुजुकी से लेके सारी जो वहाँ पे शोरूम हैं सब यहीं का सामान है। बजाज की वहाँ पे शोरूम बने हैं। तो आप ये देख के चलो, हमारा व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। चाइना के जो उतावलेपन में इन्होंने जो भी प्रतिक्रिया करी है बहुत ज़्यादा गलत है, इसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आखिर में आके वो भारत के साथ सरेंडर कर जाएंगे, इनकी मजबूरी है। अब आप ये देखें कि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में इनका एक श्वेत पत्र लाके ओली जी के विरुद्ध किया है, जिसमें 3 कांग्रेस के सांसद हैं, देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम। इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है। नेपाल और चीन के बीच में इन्होंने जो जगह करी है, बिल्कुल मुद्दा ठीक है। 1414.88 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर्स है चाइना के साथ नेपाल का। अब उनके साथ जो गांव लगते हैं, इन्होंने क्या किया कि कुछ ज़मीनें जो है वहाँ के नेपाल के ओली जी ने उनको भारत के विरुद्ध यूज़ करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए दे दी है। उसमें कुछ गांव है, गांव वालों को उनकी मिलिट्री आके, हमारी जो नेपाली मिलिट्री है उनको मार रही है। माहौल बहुत ख़राब है, गांव पे कब्जा कर चुकी है। चाइना की जो फोर्स है वो आगे बढ़ रही है। नेपाल ये अपने हाथ से, इनके बॉर्डर्स ख़राब हो जाएंगे। सारी पोजीशन जब तक बॉर्डर सुरक्षित नहीं किसी देश का, चाहे वो भारत हो नेपाल हो, तो उस पोजीशन में आके सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो आगे आने वाला समय ओली जी का मुझे ख़राब नज़र आ रहा है।
और संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि नेपाल के 98 खंभों को तोड़कर चीन ने नेपाल के भूभाग पर हमला कर दिया है। खंभे लगाए थे उन्होंने, जैसे बॉर्डर्स पे हमारे यहाँ पे लगते हैं सील करने के लिए, अतिक्रमण कोई ना कर सके उसके लिए लगते हैं, जो कि हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सारी तरफ पक्का जो है एक जमावड़ा किया हुआ है। लेकिन नेपाल की जो सेना है बहुत कमज़ोर है, किसी पक्ष से देखे तो नेपाल कमज़ोर है। नेपाल, भारत में नेपाल के कई स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और कई चीज़ें हमारी उनसे धर्म की, संस्कृति की बहुत मेल खाती है। हमारा टूरिस्ट उनको बहुत मिलता था, जो कि अब नहीं जाएगा। दूसरा, अगर मोदी जी ने ये कह दिया कि नेपाल से आने वालों को लिए पासपोर्ट चाहिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, जो गैस है सारी यहीं से जाती है, क्योंकि चाइना से इतनी किलोमीटर से उनको सड़क का विस्तार करना, बनाना, सड़क बनाई गई है। मैं आपके अध्ययन में बता देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए। चाइना नेपाल के जो सड़क बनाई, वहाँ एक तरफ से सीधा सिर्फ ट्रक आ सकता है, दूसरी तरफ से अगर कोई भी साधन, कोई व्हीकल ऐसे आती है तो उसको रुकना पड़ता है। बहुत संकीर्ण वो सड़कें हैं, नहीं बन सकती पहाड़ों के ऊपर, चाइना भी नहीं बना पाया। तो चाइना और नेपाल का किसी हिसाब से आने वाले समय मेल नहीं है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ, कि चाइना से जो संबंध इन्होंने बनाया ओली जी ने, आने वाले समय में इनको भारी पड़ेगा। और ओली जी की गद्दी अब जाने वाली है और उसके ऊपर पुष्प कुमार दहल, जो मुझे नज़र आ रहा है, या नेपाली कांग्रेस का सपोर्ट मिलके एक नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। नहीं तो वो असंतोष इतना फैलेगा कि वहाँ पे आगजनी होगी। महंगाई चरम सीमा पे है, पहले भी महंगाई थी, अब उसके 2.5 गुना महंगाई हो चुकी है। तो एक गरीब आदमी को वहाँ रहना मुश्किल होगा। जब एक गरीब आदमी को दाल रोटी नहीं मिलेगी तो वो अपने प्रधानमंत्री को, अपने चुने हुए नुमाइंदों को, जो नुमाइंदे हैं उनको पीछे करना शुरू कर देता है। तो गृह युद्ध की स्थिति आती है, जो नेपाल में आपको आने वाले समय में देखने मिल जाएगी। तो हमें ये चाहिए था कि ये जो हमारी सोच है, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो, नेपाली लोग चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो, लेकिन होनी कुछ और मंजूर कर रही है। उन्होंने चाइना के साथ जाना था। कोई इसमें मुद्दे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इसी बात पे आ जाओ कि ओली जी का समय समाप्ति की ओर आ रहा है, शासनकाल इनका पलटने वाला है और आप आने वाले नई सरकार नेपाल में देखेंगे, जो मोदी जी के साथ प्रचंड चलने के लिए तैयार है। जो भी मोदी जी के साथ जो आदमी चलेगा, जो देश चलेगा, वो तरक्की भी जाएगा। और जो इनके विरुद्ध ऐसी बनाई हुई साजिशें हैं और ऐसे चाइना के साथ जो आदमी मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, उनके आने वाले समय भविष्य कुछ नहीं है। आतंकवादी देश हैं ये, चाहे चाइना हो। चाइना को हमेशा ये लालच रहता है दूसरे पे कब्जा करना, आगे चीज़ बनाना। वो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में कब्जा करने की उनकी तैयारी है, जो कि नहीं वो कर पाएगा। अब जो लद्दाख को अगर आप छोड़ दो, जो तिब्बत है, तिब्बत को पहले जब इन्होंने लिया था चाइना ने, तो उस समय जब दलाई लामा, उनके सारे राजनीतिक संरक्षण यहाँ पे है। दलाई लामा हमारे भारत में इस समय रह रहे हैं। उनके साथ उनका वायदा था कि मैं 34 साल के अंदर अंदर तुम्हें जो है ये चीज़ सौंप दूँगा और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं। तो आज तक वो तिब्बत से तो हटे नहीं। तो इसीलिए नेपाल का ये सोचना आने वाले राजनीतिक भविष्य की एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और मैं ये समझता हूँ कि ओली जी को अपने बढ़ते हुए कदम रोक लेने चाहिए। और इस जो उनका परिदृश्य है, जो इस समय वो चलाना चाह रहे हैं वर्तमान में, उनकी आने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मेरा एक आग्रह भी है केपी शर्मा ओली जी से कि इस समय संभलने का वक्त है, अपनी चीज़ से पलट जाओ। जो भारत के भूभाग को ये अपना कहने में, नक्शे में लगे हैं, उसको पास कराना चाह रहे हैं। नेपाली कांग्रेस भी तुम्हारे अगेंस्ट है। प्रचंड कुमार जो हमारे दहल है, पुष्प कुमार दहल, वो अगेंस्ट हैं। 2 नेपाल के प्रधानमंत्री और भी कई हैं जो सांसद इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत से संबंध बनाओ, ये उनकी जनता भी चाहती है और ये आपको भी चाहना चाहिए। इस समय के लिए इतना ही है। आप इसको चीज़ों में, ग्रुपों में शेयर करो। मैं ऐसी चीज़ें देता रहूँगा आने वाले समय में भी। जय हिंद, जय भारत।